जी, अस्सलाम वालेकुम। जो हमने टॉपिक करना है, ये है कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर ख़ास तौर पे एनर्जी का कैसे रीशेप हो रहा है। यूक्रेन वॉर की वजह से कैसे रीशेप किया है इसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को, रूट्स को, पावर्स को। अगर हम यूक्रेन इश्यू को देखें तो उसके कोई 3 एंगल बनते हैं। तो ये उसमें से एक उसका बड़ा सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट एंगल है। और ये अगर आप देखें तो सीएसएस एसए के अंदर बहुत पूछा जा रहा है, कोई स्टेटमेंट बना के। और इवन करंट अफेयर के पेपर में ये बहुत पूछा जा रहा है कि जैसे एक बारी क्वेश्चन आ गया था कि यूरोपियन एनर्जी रिलेशंस रशिया के साथ, और किसी ना किसी एंगल से ये आ जाता है। तो इसको जरा देखते हैं थोड़ा सा। तो शॉर्ट टाइटल है, तो यही है कि देखें कि सबसे पहले प्री वॉर रशिया के क्या रिलेशन थे यूरोप के साथ, सारा इस पे वैसे डिपेंडेंट था। तो फिर एनर्जी को कैसे एज ए वेपन यूज किया गया है। और फिर यूरोप का जो एनर्जी क्राइसिस आया इस वॉर की वजह से, जिसके इम्पैक्ट आज तक वो भुगत रहा है। तो एनर्जी की कैसे उसने फिर क्या सॉल्यूशंस निकाले थे, फिर इसका इम्पैक्ट रशिया पे क्या पड़ा है, फिर रशिया कैसे एशिया की तरफ आ गया, यानी कि जो अब उसके रिलेशन डेवलप हो गए हैं इंडिया के साथ और चाइना के साथ। फिर गैस, ऑयल, और सबसे अहम आर्टिक एनर्जी रूट नया जो बन रहा है, जिसको हम कहते हैं आइस सिल्क रूट। ये बहुत अहम है, हम आइस सिल्क रूट को प्रॉपर देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ये जो है कि न्यू एनर्जी मैप इस टाइम क्या बन रहा है। फिर ग्लोबल एनर्जी जो है क्राइसिस, इसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, और फिर फ्यूचर की तरफ चलेंगे। तो क्विक सा आपको थोड़ा सा मैंने ये बता दिया। अब चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार ये रशिया जो है, इसका एनर्जी पोटेंशियल देखते हैं कि वाई इस दुनिया के लिए ये क्यों मैटर करता है। रशिया की पॉइंट है, रशिया इज नॉट अ नॉर्मल सप्लायर नहीं है। वो क्या है, एक एनर्जी सुपर पावर है। एनर्जी सुपर पावर क्या है, उसके पास ऑयल बहुत है, उसके पास गैस बहुत ज्यादा है, उसके पास कोयला बहुत ज्यादा है। एनर्जी के अंदर हम देखते हैं कि अराउंड 40% इसका जो स्टेट रेवेन्यू है वो किससे आता है, एनर्जी सेक्टर से। और इसकी जो आती है एक्सपोर्ट अर्निंग, वो किससे है, एनर्जी सेक्टर से है। अब बिफोर वॉर जरा सिनारियो देखते हैं। यूक्रेन वॉर, वॉर से पहले मुराद है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्ट करने वाला था, और सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। तो आप खुद देख लें कि दुनिया को सबसे ज्यादा गैस और सेकंड नंबर पे ऑयल की एक्सपोर्ट करने वाला। कोयले का देखते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है इसके पास दुनिया में, आफ्टर यूएसए। ऑयल का अंदर देखें तो दुनिया के ये टॉप 3 में आता है। पहले के अंदर सऊदी अरेबिया है, और दूसरे पे अब यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है। जो उसका शैल का कॉन्सेप्ट था, ये पत्थर होता है, पत्थर के नीचे काफी ज्यादा पाया जाता है तेल। और इसने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि वो पत्थर के नीचे से वो सारा ऑयल निकाल रहा है। नेचुरल गैस जो है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व है इसके पास। तो अगर हम बात करें तो 20% ऑफ जो पूरा ग्लोब है, उसकी गैस जो है, अगर पूरे ग्लोब को एक तरफ रख लें तो पूरे ग्लोब की 20% गैस जो है वो इसके पास है। तो यहाँ से आप खुद इसकी सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। अब हम थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं कि यूरोप की क्या पोजीशन थी वॉर से पहले। रशिया था जो है, हमने उसका पोटेंशियल देख लिया, ऑयल के अंदर, गैस के अंदर, कोयले के अंदर मेजर एनर्जी सप्लायर था। और मेजर क्या था, गैस का 40% यूरोपियन यूनियन की जो गैस कंजम्पशन थी, कौन पूरी करता था, रशिया। इसी तरह ऑयल की जो थी 27% यूरोपियन यूनियन की जो इंपोर्ट वो करते थे, वो ऑयल करते थे, और कहाँ से करते थे, रशिया से। इसी तरह कोयला 46% यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करता था, कहाँ से, रशिया से। तो खुद आप देख लें कि यार ऑयल, गैस, कोयला, सारा उसका कहाँ से आ रहा है, ज्यादातर रशिया से। और मेन रूट्स क्या थे, ये कुछ रास्ते हैं, इनको हमें बड़ा डेप्थ में समझना होगा। सबसे पहले था नॉर्थ स्ट्रीम। ये 4 पाइपलाइंस हैं, ये आगे चल के हम प्रॉपर देखेंगे। नॉर्थ स्ट्रीम इस टाइप एक भी ऑपरेटिव नहीं है। फिर जमाल, जमाल इसका आर्टिक के करीब बन जाता है। जमाल से यूरोप की तरफ एक जाती है। फिर यूक्रेन से सारे बाकी इसके रास्ते जाते हैं। ये सारी हैं गैस की। और ये जो है आपकी द्रूस्पा,
द्रुस्पा कहते हैं फ्रेंडशिप को। ये किसकी है? ऑयल की। ये अभी चल रही है। और फिर है तुर्क स्ट्रीम। ये टर्की की तरफ से जाती है। इस टाइम सिर्फ इसकी गैस की ये ऑपरेशनल है। बाकी ये जितनी भी है ना, ये 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 सारी किसी ना किसी वजह से नहीं चल पा रही और खत्म हो चुकी हैं। ये आगे हम एक एक को डिस्कस करेंगे। और फिर है इसके बाद तुर्क स्ट्रीम। तो ये सारी चीज हैं। तो ये आगे मैप में आपको ज्यादा समझ आएगा। जमाल है। बाकी ये आपको बताया था कि नॉर्थ स्ट्रीम 1, 2, ये जमाल जो है आर्टिक की तरफ से आती है। फिर ये जो बाकी जो रास्ते हैं यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं। फिर ये टर्क स्ट्रीम है। ये आगे आपको प्रॉपर मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। यूरोपियन इंटरेस्ट जो थे वो क्या थे यहाँ पे? उनको बड़ी चीप गैस मिलती थी, चीपर देन एलएनजी, ड्यू टू जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। यार ये एलएनजी जो होती है, ये आप सबको पता है कि ये क्या होता है। सिंपल करके समझा दूं कि भाई गैस को एक किस्म का, सादा अल्फाज में बात करके समझाता हूँ, पानी बना लिया जाता है। और फिर एक टैंकर, उसको आप समझो जिस तरह आपका थर्मस नहीं होता, उसको थर्मस के अंदर डाल दिया जाता है। जो टैंकर है उसको थर्मस समझो। और फिर वो टैंकर थर्मस की सूरत में इसको लेके जाता है थ्रू सी। अब लाजमी बात है कि जब सी के थ्रू जाएगी तो शिपिंग कॉस्ट आएगी, बाकी चीजें आएंगी। तो यहाँ आप देख लो कि रशिया की जो पाइपलाइंस है वो तो सीधी कनेक्टेड है। वो लैंड के जरिए से सीधी जा रही हैं, सीधी जाके यूरोप के अंदर बज रही हैं। कोई रास्ते में कुछ है ही नहीं ना। तो कोई सी आ रहा है प्रॉपर, आ भी रहा है तो उसके नीचे से गुजर रही हैं। और कोई ऐसे यानी कि डिसकनेक्टिविटी और नहीं थी, और बड़ा कॉम्पैक्ट ब्लॉक था। तो इस वजह से पाइपलाइन के थ्रू हमेशा सस्ती होती है। फिर रिलायबल लॉन्ग टर्म सप्लाई थी। सदियों सदियों से तो नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद प्रॉपर यहाँ से चल रही थी। सारा इस पे डिपेंडेंट थे ये। लो प्रोडक्शन कॉस्ट थी, बड़ी सस्ती थी रशिया की जो थी। और इनकी इंडस्ट्री सारी इस पे चल रही थी। और इसी की वजह से यूरोप जो था बहुत ज्यादा सस्ती चीजें बना रहा था। क्योंकि जब एनर्जी सस्ती है और आपको बिल्कुल अपने अ, वो जो आपने गेट के ऊपर कोई चीज मिल रही है, तो ऑफ कोर्स है। फिर हैवी एनर्जी यूजिंग इंडस्ट्री। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी यूरोप की, स्टील की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अहम है। जर्मनी की केमिकल्स की बहुत अहम है। ये भी जर्मनी के अंदर है, ज्यादातर हब है ही जर्मनी। फर्टिलाइजर्स बहुत अहम है, ये भी ज्यादातर जर्मनी के बीच में है। सीमेंट, ग्लास। और ये सारी फैक्ट्रीज किस पे चलती थी? ज्यादातर गैस के ऊपर। और लार्जेस्ट बायर कौन था 2021 तक? जर्मनी, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 55%। इटली, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 40%। पोलैंड 40% अपनी गैस नीड से पूरी कर रहा था सारी इंडस्ट्रीज की। कहाँ से ये गैस नीड्स आ रही थी? भाई आपके रशिया से। हाईएस्ट डिपेंडेंस थी इन कंट्रीज की भी, जो था हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, तकरीबन 80%। तो आप खुद देख लें कि आपका सारा जो है एनर्जी सेक्टर किस पे रिलाई कर रहा है? यूरोप का, रशिया के ऊपर। और सारी उसकी इंडस्ट्री जो है, जो हम देखते हैं इतना वो अ, दुनिया के अंदर तरक्की कर गया, तो उसके पीछे वजह क्या थी? रशियन फैक्टर, रशिया की सस्ती गैस। अब हम आगे चलते हैं। रशिया का इंटरेस्ट क्या था वॉर से पहले? भाई लाजमी बात है कि यूरोप जो था उसका बिगेस्ट उसका मार्केट थी। यानी कि अब वो दुकानदार था तो उसका खरीदार जो था बड़ा अमीर बंदा था, वक्त पे पेमेंट देता था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। ऑयल गैस अराउंड 40%, आपको पहले ही बात हो चुकी है, स्टेट बजट था। यानी कि उसका जो था पूरी आमदनी का 40% उस दुकान का उसके ये अमीर दोस्त खरीद लेते थे, तेल और गैस की सूरत में। और यूरोप took over half of Russia's total energy export। अब उसके पास एनर्जी का जितना माल, तो वो आधा कौन उठा के ले आता था? उसके ये अमीर जो मोहल्ले के अंदर दोस्त रहते थे यूरोप वाले। अब क्या था कि रेडीमेड पाइपलाइंस नेटवर्क बिछाया हुआ था, लो कास्ट डिलीवरी थी। तो उसने पाइपलाइनें बिछाई हुई थी। तो वही थी कि लो कास्ट डिलीवरी थी। कोई वो एलएनजी के टैंकर नहीं चाहिए थे, शिप्स नहीं चाहिए थी, कुछ भी नहीं। और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिवरेज थी यूरोप के ऊपर। जब यूरोप को वो सस्ती चीजें देता था ऐसे दुकानदार, तो उसके ग्राहक भी थे उससे बड़ा खुश थे। और ये भी फिर उनसे अपनी बातें शातें मनवा लेता था, उसके यानी कि हाथ के नीचे थे। अब इसकी बड़ी जो कंपनी थी उसका नाम था गैसप्रोम, जो गैस को डील करती है। और स्टेट कंट्रोल थी यहाँ पे सारी गैस रशिया की। और एनर्जी को वो यूज करता था एज ए वेपन ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। तो अपने मोहल्ले के बीच में अब जो रशिया था, जो कि इनको सस्ती चीजें देता था, तो सब क्या थे? इससे खुश थे। खुश थे तो भाई
ये भी अपनी बातें उनसे मनवा लेता था। तो आप खुद एक रियल लाइफ एग्जांपल्स को सामने रखें तो समझ आ जाएगा। रोसनेफ्ट एंड लुकोइल, ये ऑयल की कंपनियां थी रशिया की, ये भी बड़ी उनकी मदद कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज की। तो अब क्या हमें समझ आई बात की पॉइंट क्या था कि पॉलिटिकल रिवलरी थी इनकी, आपस में इतनी कोई बनती नहीं थी, इस मोहल्ले के जो लोग थे अमीर दोस्त और ये, बट आपस में मिलजुल के रहते थे, को एग्जिस्टेंट थे। क्यों? क्योंकि यूरोप जो था सारा पूरा डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर। तो ये जो अमीर लोग थे पूरा, इस दुकान इसकी बहुत अच्छी थी रशिया की, तो इस पर डिपेंडेंट थे। कोई आपस में इनके बहुत ज्यादा वो कोई अच्छे रिलेशन नहीं थे कि आप एक दूसरे के शादी ब्याह में जाएं, पर्सनल रिलेशन आप अपनी बातें शेयर करें, बट फॉर्मल रिलेशन ठीक थे क्योंकि डिपेंडेंट थे, किसी और से चीजें नहीं लेते थे। अब थोड़ा सा ये समझते हैं, इस मैप पे आपको सारा समझना होगा। ये है सबसे अहम पाइपलाइन इसकी, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ नहीं है ये, नॉर्ड है स्ट्रीम। ये यहाँ से आती है, ये फिनलैंड के पानी से गुजरती है, फिनलैंड की तरफ जाती नहीं है, स्वीडन के पानी से गुजरती है, और नॉर्वे के, और थोड़ा सा, नॉर्वे नहीं, सॉरी डेनमार्क, फिर कर देता हूँ 1 2 3, और नॉर्वे के पास खुद बड़ा तेल है। ये यूं आती थी और ये जाती कहाँ पे थी, जर्मनी के बीच में। तो पहले इसको अपने फोकस करना है, नॉर्थ स्ट्रीम को। अब यमाल जो है ये आती है आपकी आर्टिक की तरफ से, वो जो बर्फ वाला है जिसको हम अटलांट वो कहते हैं, कुतुब शुमाली, यमाल। ये आती थी कहाँ से, बेलारूस से, फिर पोलैंड से, जाती कहाँ से थी, जर्मनी में। तो ये कहाँ पे आ रही है, पहली लाइन भी यहाँ पे आ गई, कलर इसका और देखते हैं ताकि आपको प्रॉपर, ए लाइन बी लाइन भी यहाँ से आ गई, ये लैंड के रास्ते से आ गई। अब तीसरी है, ये है ब्रदरहुड पाइपलाइन, ये यूं आ रही है, ये गुजर रही है अब यूक्रेन से, और ये कहाँ जाती थी, ये होती हुई ये भी जाती थी जर्मनी के बीच में, और बाकी जगहों पे भी जाती थी, चीज रिपब्लिक में, ऑस्ट्रिया में। अच्छा, अब इसकी कुछ और शाखें थी, ये यूं आती थी, ये आके, एक नॉर्थ स्ट्रीम है, दूसरी यमाल है, और तीसरी ब्रदरहुड है, बाकी इसकी सब है। तो ये तीनों जो है ये हो चुकी हैं, अब इन पे कांटे मारते हैं, नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, ये आगे से जाता हूँ क्यों नहीं चल रही, ये इस पे प्रॉब्लम आया हुआ है, और ये जो है यूक्रेन इशू की वजह से ब्लू स्ट्रीम, ब्लू स्ट्रीम असल इसी का हिस्सा है, टर्क स्ट्रीम का। ये अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी इसके जो रूट है सारे, कि ये जो ब्लू स्ट्रीम है यही आकर टर्क स्ट्रीम है, टर्की की तरफ जाती है, ये थोड़े से यूरोप को दे रही है, वो भी ना होने के बराबर, ग्रीस वगैरह को। तो ये पाइपलाइंस को उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ए बी और ये डी, ये गैस पाइपलाइन की मैंने बात की है सारी। अब इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा आगे भी चल के, मैप अगर आपको समझ आ गया तो। अब इस वॉर ने यूज किया है एनर्जी को एज ए वेपन, यूज किया है दोनों तरफ से। रशिया ने क्या किया, जरा आप गेम समझिएगा। रशिया ने जैसे ही ये वॉर होने लगी थी ना 2021 में, उसने हल्का हल्का ग्रेजुअली कट करना शुरू कर दिया, बहाने मारना शुरू कर दिया, सप्लाई लाइन रोकनी शुरू कर दी यूरोप की, और फिर उसने डिमांड इनको की थी, पहले कम कर दी, कि भाई आप जो हो मुझे रूबल्स में करोगे। मकसद क्या था कि भाई मैंने डॉलर में नहीं करना या ईयू में नहीं करना, आप मेरी करेंसी में करोगे। यानी कि जो पूरा डॉलर का सिस्टम है जो बना था हमारा पेट्रो डॉलर वाला 1974 से, उसको बाईपास करने की इसने कोशिश की। जब इस तरह की शर्तें लगा दी इस दुकानदार ने, तो फिर वो जो बाकी इसके अमीर दोस्त थे तो उन्होंने भी कहा कि यार ये तो हम नहीं कर सकते। तो सप्लाई फुली स्टॉप कर ली इसने। 2021 की सारी बात चल रही है, वार से पीछे। किसको, पोलैंड को उसने बंद कर दी, बुल्गारिया को बंद कर दी, फिनलैंड को बंद कर दी, नीदरलैंड को बंद कर दी, डेनमार्क को बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम आपको रूबल में पेमेंट नहीं करेंगे, हम भैया आपको पेट्रो डॉलर में चलेंगे या यूरो के अंदर चलेंगे। अब ये तो हो गई जी मेन कुछ पाइपलाइंस की। अब मेन जो सबसे अहम पाइपलाइन है वो है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1। ये आगे बताऊंगा, ये भी आगे 4 तरह की है। इसका जो था फ्लो वो उसने कम कर दिया, उसने कह दिया कि यार इसकी मैं मरम्मत कर रहा हूँ, अपनी पाइपलाइन में ठीक कर रहा हूँ। रशिया ने इसका फ्लो रोक दिया। अब इससे क्या हुआ कि गैस शॉर्टेज आ गई यूरोप के अंदर, और इसने और भी फिर बहुत लो कर दी गैस। वार से पहले मसला क्या था कि उन पे प्रेशराइज्ड कर रहा था रशिया, एज ए वेपन यूज कर रहा था। तो एनर्जी को क्या किया गया, यूज्ड एज ए प्रेशर टूल अगेंस्ट यूरोप के अगेंस्ट। तो ये आपको सारा समझ आ गया होगा कि किस तरह उसने बहाना बनाया कि यार
पाइपलाइन हो मरम्मत हो रही है, ये है वो है। फिर ऐसी शराइत लगाई कि भाई पेट्रो डॉलर को खत्म करो, मेरे से यूरो में करो, तो वेपन यूज किया। अब उसके साथ ही दूसरी तरफ से भी चीजें ऐसी नहीं रही, और जंग के बीच में ही ये खास तौर पर एक थे इनके ग्राहम, इसका नाम है लंसी ग्राहम, ये सेनेटर थे। इन्होंने, अब इनका आ चुका हुआ है बिल 2026 के अंदर, तो इन्होंने भी कहा कि हमने एज ए वेपन यूज करना है रशिया के अगेंस्ट जो है। ये भी समझाता हूँ तो समझ आ जाएगा। इन्होंने भी रशिया के टारगेट किया, रशिया की एनर्जी को रिड्यूस्ड। मकसद क्या था इस बिल का कि ऑयल और गैस की जो इनकम है बिल्कुल खत्म हो जाए, और प्रेशर किया मेजर बायर्स। इस टाइम इसके मेजर बायर कौन है, क्योंकि इस पे सैंक्शंस ला गई, पाबंदियां ला गई, जो आगे हम देखेंगे वो इसकी है चाइना और इंडिया। उन पे पाबंदियां लगाने के लिए टारगेट किया कंट्रीज को जो इससे बाय कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ रशियन गैस एनर्जी। सेकेंडरी सैंक्शंस का कहा गया, सेकेंडरी सैंक्शंस तो पहले भी थी, और साथ कहा गया कि जो इससे खरीदेगा, यानी कि जो इस दुकान से चीज खरीदेगा, उसको पनिश भी किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। एक्शन अगेंस्ट कंपनीज हेल्पिंग रशियन अवॉइड सैंक्शंस। तो सादा बात में यही है कि जो इससे खरीदेगा, जो इस दुकान से चीज खरीदेगा, भाई उसको भी हम पनिश करेंगे। तो अमेरिका के जो था इस बिल के अंदर ये बातें हुई। फिर एक शैडो फ्लीट का कॉन्सेप्ट है, ये है कि भाई कोई जहाज होते हैं, जहाज ये होते हैं किस्म के, इस पे फेक नंबर लगाया जाता है। मसलन रशियन जहाज नहीं होता, उस पे होता है मलेशिया का लिखा होता है, ये सारा कुछ। वो पुराना सा जहाज आता है मिडल में, समुंदर के मेडिटेरेनियन से इनकी ज्यादातर ट्रेड होती है, वहां से रशिया का आता है। उसके अंदर चोरी छुपे ये अपना जीपीएस ऑफ कर देते हैं, उसके अंदर सारा शिफ्ट किया जाता है पेट्रोल, और फिर वो जाली फेक नंबर लगा के वहां से निकल जाता है कि ये मलेशिया की तरफ जा रहा है। बाद में ये चाइना वगैरह जाके उनकी आगे छोटी छोटी रिफाइनरीज हैं, तो अंडरग्राउंड ये सारा काम किया था। तो उसने कहा कि ये शेडो फ्लीट है ना, इनको भी हमने पूरा ताकत करना है, टारगेट करना है, इनके खिलाफ पूरे एक्शंस लेने हैं, पूरी हमने कैंपेन चलानी है अगेंस्ट शेडो फ्लीट। ये इसका मकसद था, और उनको बिल्कुल तबाह और बर्बाद करना है। हायर टैरिफ, टैरिफ की बात की गई कि 100% टैरिफ लगेगा ऑन मेजर रशियन एनर्जी बायर्स, क्योंकि जो इससे खरीदेगा, जैसे से इंडिया बड़ा खरीद रहा है, चाइना बड़ा खरीद रहा है, तो भाई उस पर 100% टैरिफ लगा दो। तो अगेन वेपन यूज किया गया। मेन एम क्या था कि इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर ऑन रशिया। तो दोनों तरफ से आप देखो कि रशिया ने भी वॉर के बीच में यूज किया, तो वॉर के परसुएंस में देखो अब वेस्ट ने क्या किया, ये बिल कितना खतरनाक है। अब फर्दर हम देखते हैं, ये थोड़ा सा सीक्वेंस में ये बताना आ, आना, मुझे ये वेस्टर्न मयर्स की तरफ ट्रैक चाहिए था, बट ये चीज बताना बीच में एक जरूरी था। दोबारा पाइपलाइंस की तरफ आते हैं। क्या वेस्ट ने क्या किया था, उसने जो पाइपलाइंस को काम करना शुरू कर दिया, तो दोबारा उसी कहानी की तरफ कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो थी, अब नॉर्थ स्ट्रीम की है ना 4, उसकी 4 है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन थी जर्मनी की तरफ जाती थी, उसका सर्टिफिकेट जर्मनी ने कह दिया कि मैं नहीं देता, कि फरवरी 2022 में। अच्छा, सर्टिफिकेट होता है आखिरी एनओसी, आप कह लो कि पाइपलाइन बन चुकी है। अब पाइपलाइन पे जिसको बना के दी है दुकानदार ने, यानी कि रशिया ने, कि वो देखे जर्मनी के भाई मेरी रिक्वायरमेंट पूरी है, तो ये एनओसी होता है, ऑब्जेक्शन नहीं है सर्टिफिकेट। जैसे हमने कोई चीज खरीद ली, तो हम डिलीवरी से पहले कह देते हैं कि मुझे चेक कर लेने दो, तो जब चेक करके हम ओके कर देते हैं तो फिर पेमेंट करते हैं। तो इसने वो ओके वाली स्टेज पे, चेक करने वाली स्टेज पे सर्टिफिकेट देने से रिफ्यूज कर दिया, बहाना मार दिया, चुप कर गया, बात वहीं रुक गई। फिर मसला क्या था कि पहले तो ये सर्टिफिकेशन जर्मनी ने खत्म की, फिर सैंक्शन लग गई रशिया के एनर्जी सेक्टर में, जिसकी मैंने आपको पहले बता दिया कि आगे और सख्त होती गई, कि ये टेक्नोलॉजी और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक कर दी। अच्छा, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, खास तौर पे जो इसकी आ रही है, जमाल जमाल पाइपलाइन जो है, जो उसकी आती है वहां से आर्टिक, आर्टिक सारा जो है बर्फ के अंदर है, तो बर्फ की इसके पास टेक्नोलॉजीज, मशीनरीज, ये कहाँ से मंगवाता है, ये मंगवाता है यूरोपियन यूनियन से। तो वो टेक्नोलॉजी सारी उन्होंने रिफ्यूज कर दी। फिर इसकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी, पैसे थे, वो ब्लॉक कर दिए। इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करने के अंदर एक इस पे सैंक्शंस लगाई, एक सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई, और एक स्विफ्ट सिस्टम प्रॉपर इस पे लगाया गया। स्विफ्ट सिस्टम आप सबको पता होगा, एक किस्म का समझाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर सारी पेमेंट्स का बताया जाता है, इसकी इतनी आ गई, इसकी इतनी आ गई, और जो नहीं इनसे कॉपरेट करता उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ना रुके, रशिया का जो कोयला था इसको बैन कर दिया गया अगस्त 2022 से। तो खुद देखो कितना वेपन यूज किया जा रहा है। इसी तरह बैन ऑन सी बॉर्न क्या होता है, जो शिप के जरिए से जरा ऑयल जाता है, तो पाइपलाइन के जरिए से जाएगा, बट जो आपका गैस तो
99% जाती उससे है, पाइपलाइन से। ऑयल शिप के जरिए से ज्यादातर जाता है, और पाइपलाइन इसकी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो सी बॉर्न क्या होता है, शिप के जरिए से, जो आपको वो मैंने जाली शिप्स वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था, उसको पाबंदी लगा दी। ये कहाँ के लिए पाबंदी लगाई है? ये इन्होंने लगाई है, बात जरा यहाँ पे समझिएगा, कि यूरोप के अंदर कोई इसकी शिप नहीं जा सकती। कहाँ पे सी बॉर्न किसके लिए है ये? रशियन ऑयल कहाँ नहीं जा सकता? ईयू, यूरोपियन यूनियन के अंदर बैन कर दिया शिप के जरिए से, सिर्फ शिप, पाइपलाइन नहीं। तो इन्होंने कहा 2022 तक के पाइपलाइन को एग्जाम्प्ट कर दिया था लैंड लॉक्ड स्टेट्स के लिए, लाइक हंगरी। अब यहाँ देखिए कितना ज्यादा तसाद है, और स्लोवाकिया के लिए। और जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी, आपको बताया था इसकी एक पाइपलाइन जा रही है, इन्होंने कहा पाइपलाइन के जरिए से आप जा सकते हो, क्योंकि ये सारे कंट्रीज जो है, हंगरी, स्लोवाकिया, ये सारे क्या है, लैंड लॉक्ड है। इनको पाइपलाइन के जरिए से पहुंचा दोगे, बट शिप के जरिए से भाई बैन है यूरोप के अंदर भी। फिर कर दिया बैन ऑन रशियन रिफाइंड प्रोडक्ट्स, इनको बैन कर दिया कि ये नहीं आ सकती यूरोप और उसके जो इत्तेहादी कंट्रीज हैं। फिर इन्होंने एक और कैप लगाया था। अब ये चीज जरा समझनी है, G7 ने कैप लगा दिया, ये तेल बेच सकता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि यार हमने फिर कैसे ले लिया 2023 में, पाकिस्तान ने, फिर इंडियन कैसे ट्रेड कर रहा है इनसे? उसके अंदर इसको कहा गया कि $60 पर बैरल बेच सकता है, यानी कि जो उसको मुनाफा है वो हो ही ना, बस सस्ता बेच सकता है। इसकी कीमत लगा दी, क्रूड ऑयल जो है अपना 60 बैरल पर डॉलर बेच सकता है। तो ये प्रॉपर एक सैंक्शंस का आपको पता होना चाहिए कि क्या था। तो यहां से आपको खुद सारी चीज समझ आ जाएगी कि क्या सारी चल रही है और क्या है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो पाइपलाइंस थी, उनको प्रॉपर तरह देख लो। नॉर्थ स्ट्रीम क्राइसिस जो आया पाइपलाइन का, उसको जरा देख लेते हैं। जून 2022 में रशिया का आपको बता दिया था कि उसने क्या किया था, कट कर दी थी नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस, 40% कम कर दी थी, और ब्लेम किया था, वही बात है कि भाई यार मैं काम शाम कर रहा हूँ। अब यहाँ जरा देखिएगा हुआ क्या था। फिर जुलाई में फ्लो को फर्दर कट कर दिया 20%, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या था, कम करता जा रहा है। और सितंबर के बीच में क्या था कि इसने पूरी क्या कर दी, बंद कर दी पाइपलाइन, आहिस्ता आहिस्ता करके। बिल्कुल कोई भाई ना एनर्जी होगी, ना ये आगे चल पाएंगे। अब यहाँ जरा एक बात समझनी है, ये बड़ा एक अहम इशू है। वैसे इसमें नाम तो आता है ट्रम्प साहब का, हमारे चौधरी दोस्त का, बट अंडरग्राउंड ब्लास्ट हुआ। ये जो 3 पाइपलाइंस थी, टोटल 4 पाइपलाइंस है, आगे नक्शे में समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। उनमें से 3 को धमाकों से उड़ा दिया, और चौथी वही है जिसका सर्टिफिकेट नहीं दिया था, नॉर्थ स्ट्रीम का। अब वो चूंकि रशिया दे नहीं रहा था, तो रशिया की उन्होंने पाइपें ही उड़ा दी पूरी। इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जर्मनी ने करवाई थी, स्वीडन ने करवाई थी, डेनमार्क ने करवाई थी इन्वेस्टिगेशन, और क्लियर हो गया था कि ये दहशतगर्दी है, सबूताज है, कंफर्म हो गया। बट आपको मैंने बताया जो अंदरली बात है कि नो कंट्री ब्लेम्ड, किसी एक पे ब्लेम नहीं दिया, क्योंकि बात जा रही थी बड़े चौधरी साहब तक, अमेरिका तक, कि उन्होंने करवाया। बड़ा इस पे मीडिया पे भी आया था, बड़ा ज्यादा ये चला था, क्योंकि जो बंदे पकड़े गए थे फिर इन्वेस्टिगेशन के बीच में ये चीज। रिजल्ट क्या है कि गोइंग बैक टू, अब रशिया की जो पाइपलाइंस हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। अब इनकी रिकवरी होना, दोबारा पाइपलाइन जब एक बार फट जाए तो दोबारा पाइपलाइन बनना अब तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है। अब वो दोबारा नहीं बन सकती। एक पाइपलाइन बनाने के लिए डिकेड्स चाहिए। वो पाइपलाइंस क्या हैं कि बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। कितनी पाइपलाइंस थी, अब ये यहाँ थोड़ा सा समझते हैं तो यहाँ से आपको समझ आएगी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस का क्या इशू था। ये टोटल कितनी पाइपलाइन है? 1, 2, 3, 4। ये जो ग्रीन वाली है ना, ये वो है कि जिसका सर्टिफिकेट नहीं दिया था। किसने? जर्मनी ने। और ये बाकी 3 जो है, 1, 2, 3, इनको धमाके से उड़ा दिया था। अब क्या हो गया, एक वैसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ये भी अब खत्म होगी, ये भी खत्म होगी, ये भी खत्म होगी। तो वो आपके सामने है कि ये पूरा पाइपलाइन का जो था कनेक्शन, जो बड़ा मेहनत से टाइम से बना हुआ था, कनेक्ट डिस्कनेक्टेड, खत्म, उड़ा दिया 3 को। और एक का एनओसी नहीं दिया, उससे ली ही नहीं, तो सारा प्रोजेक्ट खत्म। अब रशिया बेचारे के पास जो इतनी है एनर्जी, वो कहाँ लेके जाएगा? अब यहाँ जरा हमने समझना है थोड़ा सा और, कि ये जर्मनी जो है ना, सारी पाइपलाइंस यहाँ तक जाती हैं। ये आगे फिर जो होते नहीं है बड़े बड़े टैंकर टाइप, जो हम देखते हैं अपनी रोड्स के ऊपर भी ट्रॉले जा रहे होते हैं, उन पे लिखा होता है एलएनजी, वो। तो ये उसके जरिए से आगे देता था फ्रांस को, ऑस्ट्रिया को, चीज रिपब्लिक को, और इटली को। आगे इनके टैंकर चलते थे, यानी कि हब क्या था, ये जर्मनी था। तो इस वजह से सारे ये कंट्री
उन पे इफेक्ट आया था। यहाँ जो ऑयल है ना सबसे ज्यादा और गैस वगैरह वो ज्यादातर यहाँ पे है, नॉर्वे में ऑयल बहुत ज्यादा है। बाकी ये जितने भी थे इन सब पे फिर इफेक्ट आया था। तो ये जरा सारा अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या आया ऑन यूरोप? रशियन गैस खत्म, रशिया कट, सप्लाई टू यूरोप खत्म हो गई पूरी। गैस प्राइसेस जो थी 10 टाइम्स हायर हो गई। जर्मनी जो था, अब जर्मनी का क्या था, स्टील गया, केमिकल फैक्ट्रीज गई। और लाजमी बात है कि जब एनर्जी ही नहीं है उनको, जब एक वही देख लो कि खाना ही नहीं मिल रहा जिस्म को, तो उन्होंने क्या चलना। इटली, ऑस्ट्रिया फैक्ट्रीज शॉर्ट स्लोट हो गई ड्यू टू कॉस्टली एनर्जी। एनर्जी यूरोप सारा ही उस पर डिपेंडेंट थे रशिया पे, जब वही गई तो गई। यूएस, सॉरी यूके, जर्मनी, इधर घरों के अंदर, इधर सारी जो है आपकी एनर्जी, घरों को जो गर्म किया जाता है, हीटर सिस्टम, वो सारा किस पे चलता है? गैस पे। तो गैस थी ही नहीं तो क्या होना, तो बहुत ज्यादा बिल इंक्रीज हो गए, इनको बाहर से मंगवानी पड़ी। फर्टिलाइजर्स की जो सारी इंडस्ट्री है ये किस पे चलती है? ये गैस इसको एनर्जी देता है, फिर वहां पे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। 70% ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी कट हो गई। और गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी तमाम लोगों को एनर्जी बिल्स के ऊपर। बहुत बड़ा यहाँ पे इकोनॉमिक क्रंच आया जो आज तक आ रहा है। आप देखते जाएं कि क्या सूरत हाल बन गई है। इससे बड़ी इन्फ्लेशन आई है, फूड और डेली गुड्स बहुत एक्सपेंसिव बन गई हैं। और अब आपके सामने सूरत हाल है। ओवर इम्पैक्ट क्या है कि गैस लेस हो गई। गैस हमने देख लिया कि 3 तरह से आती थी, एक नॉर्थ से, एक आती है आपकी यमान। यमान आगे हम देखेंगे आर्टिक सी का वो कन्फ्लिक्ट है, दो गई। तीसरी सारी इसकी आती है कहाँ से? यूक्रेन साइड से, वो कट गई। तीसरी, चौथी जो है वो एक नीचे से चल रही है टर्की वाले रास्ते से, वो हमने खुद देख लिया, बड़ा थोड़ा है। नेक्स्ट केस थी, गैस थी, हाई प्राइसेस थी, फैक्ट्रीज शॉट डाउन हो गई और हाई लिविंग हो गई। तो आपके सामने ये गैस ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, तो पहले इनको पता ही नहीं था कि कभी इस तरह भी हो सकता है हमारे साथ। यकदम पूरी उनकी एक तरफ से यूक्रेन ने काट दी, एक तरफ आर्टिक वाली पाइपलाइंस बंद हो गई, और एक तरफ जो आपका है मेन जो थी नॉर्थ स्ट्रीम, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, बम से उड़ा दी। तो आप खुद देख लें कि कैसा क्रंच आया है इकोनॉमिक, जो आज तक सब भुगत रहे हैं। अब इसके बाद जो था, यूरोप ने अपनी नई पॉलिसी बनाई है जिसको कहते हैं RE, यूरोप, यानी कि यूरोपियन यूनियन प्लान टू कट रशियन एनर्जी। अब इन्होंने भी कह दिया कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो प्लान था इन्होंने स्टार्ट किया यूरोपियन यूनियन ने, कब? मई 2002 में। एम क्या था? टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अब हमने रशिया से ऑयल नहीं लेना, गैस नहीं लेना, कोयला नहीं लेना, और इसको बिल्कुल जीरो पे ले जाना है। कब तक? 2027 तक। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पशन तो मिली हुई है ना थोड़ी सी, कि पाइपलाइन के जरिए से ऑयल जा सकता है। ऑयल की एग्जाम्पशन तो है, इन्होंने कहा वो भी हमने खत्म करनी है और तकरीबन अब कर दिया। अब रशिया भी इसलिए भूखा मर रहा है कि उसकी अब दुकान है, उसके पास कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, उसके पास अब गाहक ही नहीं है। बजट क्या है? अब इन्होंने अबाउट 300 मिलियन यूरो रख लिया उसके अंदर, बजट के अंदर, एनर्जी के लिए। और न्यू सप्लायर्स, अब नई दुकानें इन्होंने ढूंढनी शुरू कर दी, न्यू एनर्जी दूसरी दुकानों से, यानी कि दूसरी कंट्रीज से, रशिया के बजाय। यानी कि इन्होंने बाइकआउट कर दिया रशिया की दुकान का और नए चले गए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि अब हम चीजें खुद बनाएंगे बजाय यहाँ से गैस खरीदें। तो इन्होंने क्लीन एनर्जी की तरफ ये सारे चले गए, सोलर की तरफ, विंड की तरफ। अब आप खुद अपने घरों में देख लें, जो सोलर लगा है इसी वॉर के बाद लग रहा है ना। इवन विंड तो हमारी तरफ नहीं है, बट यूरोप में ये हर तरफ यही कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। और दूसरा कंपेन चली, जैसे हम भी पाकिस्तान में अक्सर चलाते हैं, खासतौर पे जब शहबाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट थी, सेव एनर्जी, एनर्जी को बचाओ। यही है कि भाई एक बल्ब चलाओ और ये सारा कुछ, तो सेव एनर्जी इन्होंने पूरी मूवमेंट शुरू की। और वेस्ट कम हो एनर्जी का, तो यही है कि एक बल्ब करो और ये वो। फिर ये दूसरी दुकानों की तरफ गए, अल्टरनेटिव सप्लायर्स की तरफ, कंट्रीज दैट प्लेस्ड रशिया। अब वो दुकानें जिन्होंने रशिया को रिप्लेस किया, अल्टरनेट सप्लायर्स कौन से थे जिन्होंने रशिया गैस को, क्योंकि ज्यादातर तो हमने देखा ना गैस ही है असल तो, सारा जिस पे वो चल रही है। तो नए दुकानदार जो सामने आ गए अब, नॉर्वे, नॉर्वे बिकम मेन। इसने क्या किया? पाइपलाइन गैस सप्लाई करने शुरू कर दी। इस टाइम यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस आ रही है पाइपलाइन के थ्रू, वो नॉर्वे से आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स क्या था? वो बिकम, उसकी भी दुकान बड़ी चमकी। LNG उसने सप्लाई करनी शुरू कर दी टैंकर्स के जरिए से, वही थर्मस वाली जो बात बताई है। और थर्मस ये किसने इजाद की थी? कतर ने। कतर की बड़ी वैल्यू बढ़ गई। LNG उसने डील्स की यूरोप के साथ,
और उसकी वही जो है कि दुकान बहुत चमक चमक पड़ी। बट आजकल ईरान की वजह से उसकी दुकान बंद है, क्योंकि उसकी जो गली है, तो रास्ता है, वही बंद कर दिया हुआ है। अल्जीरिया, अल्जीरिया बिल्कुल सामने आ जाता है इटली के, मेडिटेरेनियन के। इसने सेंड की मोर गैस टू इटली और स्पेन। तो इसने इटली और स्पेन ने, ये जो अफ्रीकन कंट्री है अल्जीरिया, इस दुकानदार से खरीदारी शुरू कर दी। अजरबैजान को भी बड़ा फायदा हुआ। इसने मोर गैस देना शुरू कर दी। इसकी जो पाइपलाइन है, साउदर्न कॉरिडोर, इसका बीटीसी का प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू इसने साउदर्न कॉरिडोर को स्ट्रेंथन किया, और जो उस साइड पे कंट्रीज आते थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब ये नए दुकानदार सामने आ गए हैं, नॉर्वे, यूएसए, कतर, अल्जीरिया, अजरबैजान। ओवरऑल क्या था कि रशिया की दुकान बंद हो गई गैस की, और नए दुकानदार अब आ गए, नए कंट्रीज मैदान में आ गए। अब इसका डोमेस्टिक रिस्पॉन्स क्या आया? स्टेप टेकन बाय यूरोप। एलएनजी टर्मिनल्स की बड़ी सिग्निफिकेंस बढ़ गई, कि न्यू टर्मिनल्स फॉर क्विकली बिल्ड, के नए टर्मिनल्स फौरन बनाए जाए, खासतौर पर जर्मनी के अंदर। और गैस स्टोरेज का बहुत ज्यादा कहा गया कि स्टोरेज वाज फिल्ड 90%। अब उन्होंने अपनी पॉलिसी बना दी है कि जब सर्दियां आती हैं, खासतौर पर उनके नवंबर बड़ा सर्द होता है, तो आपने सितंबर तक क्या है कि 90% स्टोरेज करके रख लेनी है गैस। ये नई इनकी पॉलिसी बन चुकी है कि हर यूरोपियन कंट्री ने सितंबर तक, जो इनका गर्मियों का सीजन है, उस तक अक्टूबर आने से पहले पहले 90% स्टोरेज कर लेनी है। फिर लेस गैस यूज। तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में इत्तेहाद किया कि गैस को कट करेंगे यूज, 15% कम करेंगे पहले से यूज। हम बढ़ाएंगे सोलर और विंड को। यूरोपियन इंक्रीज्ड वही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी सेविंग। पीपल एंड इंडस्ट्रीज सब ने इक्का कर लिया, इत्तेहाद कर लिया कि एनर्जी की सेविंग करनी है और लेस एनर्जी यूज करनी है, खासतौर पे गैस। ओवरऑल अब क्या था कि मोर गैस स्टोरेज करनी है, लेस गैस को यूज करना है, और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना है। तो ये इसकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्स इसके मुताबिक आया, जो हर जगह अब आप देख रहे हैं। अब जो स्ट्रेटेजिक चेंज आई इन यूरोप एनर्जी थिंकिंग, कि एनर्जी को उन्होंने देख लिया कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी है, इट बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी इशू। मोर सप्लायर्स, कि वही है कि भाई एक दुकान पर रिलाय नहीं करना, एक से उधार शुधार या फिर अच्छे तलुकात नहीं, और दुकानें खुलवानी है। तो लेस डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री। तो इसी तरह हमने देखा अल्जीरिया, अजरबैजान, इन कंट्रीज की तरफ वो गए। डिफेंस प्लानिंग, एनर्जी बिकम पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्लानिंग, कि भाई समझ आ गई कि इसको तो एज ए वेपन यूज किया जाता है, और उनको फिर अब सिग्निफिकेंस आई है, और अब गए हैं वो क्लीन एनर्जी की तरफ, सोलर और विंड की तरफ। और उनको गैस स्टोरेज की अब फिक्र हो रही है, पता चला है, क्योंकि उस टाइम देखो ना, रशिया कैसा खेला है कि उनको स्टोरेज ही नहीं करनी थी। और अब ये स्टोरेज करके रखते हैं इमरजेंसीज के लिए, कि कुछ भी हो सकता है, जैसे आया। अभी तक उसी शॉक से बाहर नहीं निकल पा रहे। जॉइंट बाइंग, और इन सब मिलके इन्होंने ग्रुप बना लिया, कि जिससे भी खरीदेंगे इकट्ठी खरीदेंगे। ईयू कंट्रीज बाय गैस टुगेदर, इकट्ठी, एक तरह इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। लेसन क्या है? कि चीप एनर्जी कैन क्रिएट डेंजरस डिपेंडेंस। तो पहले तो बड़े खुश थे, अच्छी चीजें मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, बट इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि इन्होंने कोई और उसका किसी और दुकान की तरफ सोचा ही नहीं था। तो जब पड़ी इन पे, तो फिर समझ आ गई। अब रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? यूरोप तो हमने देख लिया कि बिल्कुल फारिग हो गया। तो न्यू एनर्जी मैप आफ्टर वार आया। यार, रशिया की जो थी दुकान यूरोप की तरफ, वो बंद हो गई। रशिया लास्ट, उसने खो दिया मच ऑफ इट्स यूरोपियन एनर्जी मार्केट। एनर्जी बिल्कुल वो उसके गाहक से तोड़ गए। अब उसने एक्सपोर्ट जो थी, रशिया लॉस्ट इट्स बिगेस्ट कस्टमर। उसके जो अमीर दोस्त थे यूरोप वाले, वो अब चले गए हैं, उसका बाइकआउट कर दिया, और उसने दुकान का वो दरवाजा ही वहां से बंद कर दिया। तो अब वो दुकान किसी नई जगह खोलने जा रहा है। ऑयल रेवेन्यू जो है, उसका जो ऑयल था, वो भी पाबंदी लगा दी है कि बड़ा सस्ता बिकेगा। उससे भी बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट आया। एक तरफ तो वो अपनी गैस नहीं बेच सक रहा, दूसरी तरफ ऑयल अगर बेचेगा भी तो बहुत सस्ता, और दूसरा वो किसी शिप के जरिए से यूरोप के अंदर पहुंचा नहीं सकता। तो एक किस्म का यहाँ पे भी लग गया। फिर आगे सेकेंडरी सैंक्शंस हैं और सारा लिमिटेड बायर्स। अब रशिया जो था, उसके दुकानदार बहुत कम हो गए। जो उसके अमीर दोस्त थे यूरोप, वो तो तकरीबन चंद रह गए। उनकी भी मजबूरी थी, जो उससे तेल ले रहे थे एक पाइपलाइन के जरिए से। मोर डिपेंडेंस, रशिया बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन। अब उसको नए ग्राहक चाहिए थे, और ये उसको ग्राहक कहाँ पे मिले? एक उसका नया दोस्त आया चाइना, और एक नया दोस्त आया इंडिया, जिन्होंने अब उसकी दुकानों से चीजें खरीदना शुरू कर दी।
और एशियन कंट्रीज की तरफ अब इसने फोकस कर दिया अपने अमीर यूरोपियन दोस्तों को छोड़ के। सैंक्शंस इस पे लगी, वेस्टर्न सैंक्शंस मेड एनर्जी ट्रेड हार्डर। बट वो जो है इसके दूसरे दोस्तों को भी तंग करता है कि इससे चीजें खरीदोगे तो हम आपको भी पनिश करेंगे। जैसे वो बिल लेके आया है, लेंसी ग्राम बिल, फिर सेकेंडरी सैंक्शन है, फिर उसके अंदर स्विफ्ट सिस्टम है। तो उसके लिए चीजें यानी कि तंग करते जा रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ था ओवरऑल, रशिया की हार हुई है, सॉरी यूरोप की भी हार हुई है, दोनों हारे हैं, प्राइसेस बढ़ गई हैं और ग्रेटर प्रेशर आया। तो कुछ जीता तो कोई भी नहीं है ना इसके बीच में। अब रशिया ने क्या इसका हल निकाला है, रशिया का रिस्पॉन्स क्या था, वो टर्न कर गया टूवर्ड्स, अब उसने कुछ तो करना था, उसने भी बड़ा आउट ऑफ बॉक्स सब सोचा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आगे टॉपिक होता जाएगा आर्टिक और ये सारा कुछ। रशिया शिफ्टेड एनर्जी सेल्स टूवर्ड्स यूरोप। अब उसने दुकान जो थी वहां से उठा के एक और जगह ले आया है, चाइना, और जहाँ पे इंडियन है उस तरफ, ये उसने अपनी मार्केट बना ली है। चाइना उसने ज्यादा खरीदनी शुरू कर दी है ऑयल और गैस इससे, इसका सबसे बड़ा इस टाइम खरीदार ये है चाइना, और ये अपनी पाइपलाइंस अब उस तरफ ले गया है, चाइना की तरफ। अब इसको हमें देखना होगा। दूसरी, यहाँ तो वो पाइपलाइंस बिछा सकता है, इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर यहाँ तक इसने पहुंचना है तो पाकिस्तान से गुजरेगा, या बाकी गुजर नहीं सकता, क्योंकि वो चाइना वाला जो है वो हिमालयस वहां से नहीं आ सकता, वो उसको सूट नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू यहाँ आ सकता है इंडिया पाइपलाइन और ये सारा कुछ। वो अफगानिस्तान की वजह से पॉसिबल नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि जितनी हमारी मोहब्बत है इंडिया के साथ, तो इंडिया उसका ज्यादा बड़ा बायर बन गया इसके ऑयल का। और ऑयल आपको पता है सी के थ्रू आता है टैंकर्स पे। न्यू मार्केट्स आ गई, इसके नए गाहक आ गए, ठीक है, नए। अब वो यूरोपियन दोस्त इससे नाराज होकर चले गए, तो नए गाहक आ गए, अब नए रूट्स हैं। मोर ऑयल मूव्ड, अब इसका ज्यादातर ऑयल जो जा रहा है समुद्र के जरिए से जा रहा है, पाइपलाइनें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, गैस वाली तो वैसे ही खत्म होगी, ऑयल वाली भी चंद कंट्रीज तक जा रही हैं। अब इसने शिपिंग के जरिए से पहुंचाना शुरू कर दिया है एशिया की तरफ। अब क्या था इसका पहले वाला जर्नी, देखते हैं ऑयल का। अर्लियर इसका जो जर्नी था शिप के जरिए से वो मेडिटेरेनियन के अंदर था। अर्लियर द जर्नी एंडेड इन द मेडिटेरेनियन के अंदर ही खत्म हुआ था। नाउ अब इसका जो है, नाउ इट ओनली बिगिंस देयर। अब इसका शुरू यहाँ से होता है, बड़ी मजे की चीज है, यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखें पहले ये आता था यहाँ से, ये ब्लैक सी है, यहाँ से टर्की के रास्ते आ गया मेडिटेरेनियन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से ये जाता था, देता था इटली वगैरह को, फ्रांस वगैरह को, अगर इसने देना था टैंकर के जरिए से, तो शिप के जरिए से। अब इसको कहाँ देना पड़ रहा है, पहले इसका सारा यही चला जाता था, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, ये यहाँ दे दिया, बाकी आपको पता है सारी पाइपलाइन है इसकी। अब ये आता है, इसमें देना है स्विस कनाल से अंदर आएगा रेड सी में, रेड सी से जाएगा ये गेट ऑफ मंदब पे, वहां से ये जाएगा, ये देगा पाकिस्तान को, ये फिर देगा इंडिया को, या आगे जो कंट्रीज हैं श्रीलंका वगैरह। तो ये सारा अब आप देख लें, पहले इसका क्या था, ये देखें इतना रूट था, अब देखें, अब आप खुद देख लें कि कितना इस बेचारे का हुआ है, क्योंकि लैंड के जरिए से तो ये आ नहीं सकता, पाइपलाइन कैसे बचेगी, अगर इंडिया तक जाना है तो यहाँ से आएगा तो पाकिस्तान के जरिए से ही जाएगा ना, बीच में अफगानिस्तान आ जाएगा। तो इसका बिल्कुल वही बात है कि जहां से पहले इसका सफर खत्म होता था वहां से इसका सफर शुरू हो रहा है, तो ये इसकी है जी। अब ये ऑयल का तो मैंने आपको बताया, अब गैस का रूट का बताया अभी तो आपको, और रूट ज्यादातर किसके लिए होता है आपको बताया। गैस भी जाती है, वो जो आपको बताया था थर्मस वाला कॉन्सेप्ट, गैस को अब ये शिफ्ट कर गया, गैस ज्यादातर जाती है पाइपलाइंस की तरफ, और ये पाइपलाइंस कहाँ इसने शिफ्ट की है, चाइना की तरफ। पहली इसकी है पावर ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के थ्रू लेके आ रहा है, पाइपलाइन का नाम है चाइना की तरफ। ये पुरानी पाइपलाइन है, बट अब इसको ज्यादा इसने सप्लाई इस तरफ शुरू कर दी है। दूसरी है फार ईस्ट एशिया, फार ईस्टर्न रूट, ये भी चाइना की तरफ जाती है, पाइपलाइन इसकी सारी चाइना की तरफ खुल रही है, ठीक हो गया, ये सिर्फ जेन में रख ले। दूसरी पाइपलाइन ये हो गई, और ये अभी स्टार्टिंग के मराइल में है, अभी प्रॉपर अभी होना था, बट अभी हुई नहीं है ये। फिर है पावर ऑफ साइबेरिया, ये मंगोलिया के थ्रू आनी है, ये अभी वर्किंग नहीं हुई, इसमें इनकी अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, पेमेंट वगैरह और टीओआरस मुकम्मल नहीं हुए। तो की पॉइंट क्या है कि एशिया कांट रिप्लेस यूरोप फुली, तो उस तरह वाली बात नहीं है, जैसे कितना खूबसूरत इसका प्रॉपर सिस्टम था, बड़ी अच्छी इसकी दुकान चल रही थी, अब चाइना की तरफ लेके जाना चाह रहा है। तो वो हम थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं, ये तीन रूट्स हैं, ये यूं लेके जा रहा है, एक वेस्ट से ये प्रॉपर चल रहा है इस टाइम, ये चाइना की तरफ, फिर ईस्टर्न साइबेरिया से एक वेस्टर्न साइबेरिया हो गया, ये चाइना के अंदर जा रहा है दूसरा रूट, तीसरा ये मंगोलिया के थ्रू ये चल रहा है, बट इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, ये अभी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, तो रूट इसने बना लिए हैं, लेकिन वो पहले वाला मजा नहीं है।
तो ये सारा इसका इन्फोग्राफिक है, ये वही बातें हैं सारी। तो यहाँ से इन्फोग्राफिक से उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये 3 रूट बना रहा है। बाकी बेचारा कहाँ लेके जाएगा, इसकी ज्योग्राफी इस तरह की है कि आर्टिक के अंदर ले जाए। अब अपना ऑयल जो है, रूट तो मैंने बता दिया, वो कहाँ लेके जा रहा है। गैस तो हमने बता दी चाइना के अंदर, बिकम अ मेजर बायर ऑफ ऑयल। चाइना इससे खरीद रहा है, इंडिया इससे खरीद रहा है, रास्ता मैंने बता दिया। और इसका अब ये जरा हमने समझना है, ईएसपीओ पाइपलाइन, ये इसकी मेन है। अब ये इसने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की है, ये जरा अब हमें समझनी होगी। रशियन ऑयल टूवर्ड्स चाइना एंड पैसिफिक, ये भी मैं मैप पे समझाता हूँ। ये पाइपलाइन है, यहाँ से जाता है इस पोर्ट के अंदर, कॉस्मिनो पोर्ट, और शिप्स लेके जाती हैं आगे एशियन मार्केट्स की तरफ। और ये आगे फिर इसके सी रूट्स है, मूव्ड बाय टैंकर्स के जरिए से रशिया की तरफ जाता है, एशिया की तरफ जाता है, और ज्यादातर जाता है फार ईस्ट एशिया, ये आसियान रीजन जो है, और जापान शुपान जो है इस तरफ। और डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है, लोअर प्राइसेस हेल्प रशिया नए दुकानदार। अब इसने ना टैंकर्स के जरिए से कोई आसियान रीजन जो है उधर ले गया है, और उस तरफ जरा डिस्काउंटेड प्राइसेस पे दे रहा है, काम शाम थोड़ा सा चला रहा है। तो अब क्या है कि ओवरऑल यूरोप कट गया है, चाइना, इंडिया और आसियान रीजन इसके पास आ गया। जापान भी इस बेचारे को लिफ्ट नहीं करवाता क्योंकि उनके साथ है। अब ये हमने इसका जरा समझना है। वो जो थी पहले पाइपलाइन, जिसका नाम था ESPO, ठीक है, ये क्या थी, ईस्टर्न साइबेरियन पैसिफिक ओशन पाइपलाइन। पाइपलाइन कहाँ तक आएगी, ये देखें, ये यहाँ से तेल निकाला, ये यहाँ से गए, आगे पोर्ट पे चले गए। ये इसकी कौन सी पोर्ट है जो आपको बताई थी, कॉसमिनो, ठीक है, इधर इसने रिफाइनरी भी लगाई हुई है। अब आके इसका वही रूट शुरू हो जाएगा जो चाइना वाला है, यहाँ से आएगा जापान के अंदर, आगे वही सारा आ जाएगा साउथ चाइना सी, फिर इसी तरह वो आसियान रीजन तक पूरा। अगर यहाँ से जाना चाहे तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता हुआ ये आगे इंडिया तक भी चला जाएगा। वैसे इंडिया के साथ इसकी डील भी हो गई है 2026 में कि इंडिया को ये आर्टिक रूट दे रहा है, वो भी अभी जरा समझाता हूँ, वो भी थोड़ा सा जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये ज्यादातर यहाँ तक है। वैसे अगर इसने इंडिया तक आना होता है तो उसका रूट वही है जो पहले बताया था, जो ऊपर से आता है, वो रेड सी वाला, रेड सी, स्विस कनाल वाला, और इंडियन ओशन यहाँ से। बट इसने एक अल्टरनेट भी निकाल दिया। बट यहाँ इशू ये है कि ज्यादातर बर्फ पड़ी रहती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ज्यादातर इसकी स्ट्रेटेजी जो है ना, वो आर्टिक है। आर्टिक है या ये खुलता है सिर्फ 2 से 3 माह के लिए रूट, बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है, जो हमने सुना हुआ है साइबेरिया का। बट इसने एक ऐसी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत है। यहाँ पे इसने क्या किया है, एक जगह है जमाल, जहां मैंने बताया था आपको गैस पीस की पाइपलाइन है। ये कहाँ पे है, बिल्कुल बर्फ के बीच में, साइबेरिया जेन के अंदर लेके आओ, जहाँ पे रहना भी बड़ा मुश्किल है। तो जमाल क्या है, ये पेनिनसुला है। जजीरा गलत वर्ड है, पेनिनसुला होता है जिसके 3 तरफ से, जिस तरह अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरब जो है एक तरफ उसके पर्शियन गल्फ है, असल में जो वो था अरेबिया, तो वहां तक आता है ना, यमन भी उसका है, एक तरफ उसके इंडियन ओशन है, और एक तरफ आपको पता है पर्शियन, इंडियन और रेड सी। तो ये भी तीनों तरफ से, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, है नहीं, एक जजीरा है जो उसके बीच में है पेनिनसुला, यानी कि आर्टिक के अंदर बिल्कुल बर्फ में ये जो है ढका हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या करता है, थोड़ा सी इसकी बता दूं। इन्होंने किया क्या है कि वहां पे देखो बिजली नहीं होती, तो इसने क्या किया, फ्लोटिंग शिप्स बनाई है। उस शिप्स के ऊपर क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा करते हैं, फिर जो उस जगह पे बिजली देते हैं, फिर वहां पे कारखाना लगाते हैं शिप के ऊपर ही, और कारखाना लगाने के बाद उसमें वो करते हैं फिर वहां से एनर्जी। अब जमाल को मैं समझाता हूँ ये क्या प्रोजेक्ट था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जमाल था, यहाँ इसके नीचे बहुत ज्यादा क्या है, LNG, इसके अंदर बहुत ज्यादा नीचे क्या थी, गैस थी। अब यहाँ से पाइपलाइन निकालते तो वो फ्रीज हो जाती है, चल ही नहीं पाती, इतना ठंड है कि सोच से भी आपके ज्यादा कि पाइप वहां पे पानी बिल्कुल जम जाए। तो इन्होंने क्या किया, वही थर्मस वाली टेक्नोलॉजी, LNG ली, वहां पे इन्होंने कारखाना लगाया थोड़ा सा पीछे, उसको पानी में कन्वर्ट किया। ये सिर्फ समझाने के लिए सिंपल टर्मिनोलॉजीज रख रहा हूँ। पानी को थर्मस में डाला, टैंकर में, यानी कि LNG को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये सारी बर्फ है। अब उसका तो ठीक है ना, जो आपका है पर्शियन गल्फ, कतर से जो आती है, वो जो टैंकर आते हैं, शिप टैंकर्स, वो तो आराम से चल पड़ेंगे। बट यहाँ तो शिप है, तो इसने क्या किया कि आइस ब्रेकर्स बनाए। ये बड़ी बड़ी शिप्स थी, ये चलती थी न्यूक्लियर एनर्जी पे, और ये आगे से बर्फ को उड़ाई उड़ाई जाती थी। और उसके पीछे फिर जो थर्मस होती थी, वो जो दूसरी शिप होती थी LNG वाली, वो चलती थी। वो उसने किया, इस टाइम इसके पास 40
आइस ब्रेकर्स हैं, इसने ऐसी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की है कि वो बर्फ वाला काम ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पे इसने जमाल के अंदर ये किया। फिर दूसरा जो था इसी तरह का एक और पेनिनसुला है, ये है गदून। यहाँ पे भी एलएनजी का सेम किया, ये आर्टिक के अंदर है। यहाँ पे भी यहाँ पे इसकी स्टोरी थोड़ी सी समझा दूं। यहाँ पे ना कारखाना भी नहीं बन सकता था, यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो कारखाना इन्होंने ना पीसेस में बनाए हैं। एक काम पीछे हो रहा है, फ्लोटिंग कारखाने, फिर एक उससे पीछे हो रहा है, उसको उधर लेके जाते हैं, बहरहाल और तरफ चली जाएगी। फिर इसने ये बनाया प्रॉपर गतून पेनिनसुला के अंदर। ये गतून चल नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर ना शुरू में प्रोजेक्ट के अंदर इसके बाकी जापान भी था और फ्रांस भी था। तो उनका जो बड़ा बॉस है, बिग बॉस अमेरिका, उसने इनको कहा था यूक्रेन वार के बाद के यहाँ से निकल जाओ, तो भाग गए हैं दोनों। असल में वो सारी यहाँ पे काम कर रहे थे, जो आपको मैंने बताया था टेक्नोलॉजी वाली सारी बात, ये सारी कुछ वो इसको दे रहे थे फ्रांस और जापान इसके ऊपर, बट उसको अमेरिका ने दौड़ा दिया। अब चाइना और ये मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। गोदान ये भी उसी तरह का जमाल की तरह का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे वो एलएनजी बहुत ज्यादा है, इधर भी आइस ब्रेकर के थ्रू लेके जाएंगे ये सारा। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल निकल आया, गैस है इसके नीचे, आर्टिक के नीचे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। अब इनका सारा फोकस हो गया है आर्टिक की तरफ, और यहाँ पे ये बहुत सारी पोर्ट्स बना रहे हैं ऑयल और एलएनजी की एक्सपोर्ट के लिए। तो उसका हल उन्होंने क्या निकाला है, ये आइस ब्रेकर्स। ये हेल्प करेंगे शिप्स को मूव करेगी थ्रू आर्टिक वाटर से, और ये सारी अब कैप्चर करेगी किसको, जो अब इसके सारे रास्ते देखो ब्लॉक हो गए, पाइपलाइन इसकी खत्म हो गई, बाकी ये आता है ब्लैक सी के थ्रू, वहां नेटो बैठा हुआ है। चाइना और एशिया इसकी मेन इंपॉर्टेंस अब इसकी बड़ी बन गई है। तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये आर्टिक रिसोर्सेस को यूज कर रहा है और एशियन मार्केट्स को। अब ये है वो जी आइस ब्रेकर्स, ये 40 हैं इसके पास, अमेरिका सिर्फ अब तक बना चुका है 4। ये आगे आगे चलता है, ये न्यूक्लियर का होता है पूरा, बर्फ को काटता जाता है, और उसके पीछे वो दूसरी शिप्स आती हैं एलएनजी वाली, सिर्फ समझाने के लिए। ये अब आ रहा है चाइना फ्रोजन ट्रेड रूट, इसको कहते हैं चाइनीज, वो भी है सिल्क रूट, आइस सिल्क रूट। और एक और बात भी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहते हैं कि ये बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है और 2050 तक बिल्कुल पिघल जाएगी। अब ये रूट जरा समझिएगा क्या है। अब ये देखें, ये सारा रशिया है, ये कैसा जबरदस्त रूट है, ये सारा रशिया। अब ये सारा रशिया के साथ साथ चल रहा है, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से चलेगा। अगर सपोज चाइना ने जाना है, चाइना का ये रूट तो आपको पता है, वो बेरिंग स्ट्रीट से सीधा इधर रशिया की तरफ आ जाएगा, और ये आगे इसके आइस ब्रेकर चलेगा, और ये होता 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 ये देखिए कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं आ रही, सीधा यूरोप पहुंच गया, रोटरडैम, जो कि हॉलैंड की सबसे बड़ी यहाँ की पोर्ट है। और इसी तरह अगर इसने आना है रशिया ने, तो वो भी हम देख लेते हैं। वो यहाँ से चलेगा, ये अपने ये सारे इलाके जहां से भी चलना चाहे, सपोज यहाँ आना चाहता है तो ये आया, ये जापान वगैरह को क्रॉस किया, ये किया, यहाँ से होता हुआ सीधा इंडिया, सीधा पाकिस्तान। तो बिल्कुल ये भी इसका एक रूट बन गया। दूसरा, अगर इस साइड से आना चाहे तो यहाँ से यूं आया, यूं क्रॉस किया, ये जिब्राल्टर से अंदर आ गया, फिर स्विस कनाल आ गया, और स्विस कनाल से तो ये जो रूट है अगर आप देखो तो पूरी लिबर्टी देता है। क्या लिबर्टी देता है, ये जो चौक पॉइंट जहाँ प्रॉब्लम बने हुए हैं आज सारे, जैसे ये है स्विस कनाल का प्रॉब्लम है, गेट ऑफ मंदीन का प्रॉब्लम है, स्विस कनाल का है। तो ये रूट अब आप खुद देख लो कि ये जो दूसरा रूट बना है, ये जो पुराना ट्रेडिशनल रूट है, ये है कोई 1900 किलोमीटर। अगर स्विस कनाल से अगर आपने आना है, चाइना ने आना है, देख लें। और अगर चाइना इस रूट से जाता है तो ये है करीबन 1500 समथिंग। तो रूट भी बहुत छोटा है, देखने में बड़ा लग रहा है बट इतना लंबा है नहीं। और ये बिल्कुल ऑपरेट अब इसने करना शुरू कर दिया है। और मैं कह रहा था कि इंडिया के साथ भी इसकी डील हो गई है, रशिया ने इंडिया को भी 2026 के अंदर इस रूट के साथ कह दिया कि वेलकम, आप भी शामिल हो जाओ। तो वो भी यही रूट इस्तेमाल करके यूं पूरा जा सकता है। और कभी यहाँ पे चौक शौक हो तो ये पीछे से घूम के भी, ये इतना लंबा नहीं है जितना आपको देखने को लग रहा है, बट इसके बीच में देखो सारा रशिया है, और ये आर्टिक सी है जहां तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। तो इसकी खुद सिग्निफिकेंस देख लें। अब आर्टिक सी जो है ना, अब ये दुनिया का नया वर्ल्ड वॉर इस पे होनी है, क्योंकि यहाँ पे आप इस पे जो क्लेम करते हैं, रशिया कहता है कि पूरे का पूरा मेरा है। क्यों? रशिया की ज्योग्राफी देखो कि यह भाई मेरा हिस्सा है सारा, यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक वो कहता है ग्रीनलैंड का भी इशू यहाँ तक है, ये वो रशिया कहता है कि सारा सी मेरा है। फिनलैंड कहता है कि भाई इसमें मेरा भी हिस्सा है, स्वीडन कहता है मेरा भी हिस्सा है, नॉर्वे कहता है मेरा भी हिस्सा है, आइसलैंड कहता है मेरा भी हिस्सा है,
ग्रीनलैंड, या फिर ग्रीनलैंड खुद कुछ नहीं है, ये डेनमार्क का की स्टेट है। डेनमार्क कहता है मेरा भी हिस्सा है, कनाडा कहता है इसमें मेरा भी हिस्सा है, अमेरिका अपना हिस्सा मांगता है। तो यहाँ पे कितने कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स आ गए इसके ऊपर? एक रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, 8 बनते हैं वैसे, 6, 7, 8। अच्छा, इन सब का मौकफ क्या है ज्यादातर का? पहले इसका कानून बता दूं। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ ये है कि 12 नॉटिकल माइल जो है ना, वो आपकी पूरी मल्कियत होती है। उससे आगे अगर जाओ 200 नॉटिकल माइल, तो वो क्या है कि भाई उसके नीचे समुद्र के जो कुछ भी है, जैसे कि ऑयल, गैस, फिश, ऊपर आ गई, वो आपका है। तीसरा ये है कि अगर ये आप ही के, यानी कि वो अब टेक्निकल से टर्म होती है, यानी कि अगर आपके रशिया ही का ये है, रॉक्स उसी का हिस्सा है कॉम्पैक्ट ब्लॉक के बीच में, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल सा है, वो फिर 350 हो जाता है कि ये उसी की एक्सटेंशन है आपकी जमीन की। ये कोई नया यानी कि हिस्सा नहीं है, वही जो रॉक होती है उसी रॉक का ये हिस्सा है, तो फिर 350 हो जाता है। 350 के बीच में क्या है कि वही है कि भाई इस पे कोई दूसरा कंट्री जो है जा सकता है, सफर कर सकता है, बट इसके नीचे शेल्फ में जो कुछ भी है, वो जैसे ऑयल है, गैस है, वो उस कंट्री की मलकियत है। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज है, इसका कलर कोई और एक मैं देखता हूँ, अ, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड और कनाडा, वो यही कहते हैं कि 350 वाला कि ये हमारी शेल्फ का हिस्सा है, 350 यहाँ तक। जबकि रशिया इस बात को नहीं मानता, वो कहता पूरा ही मेरा है। अमेरिका, अब उसने इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी पे साइन भी नहीं किया हुआ, वो एक अपनी मारता है। वो कहता है कि ये भाई नो नेविगेशन को स्टॉप कोई नहीं कर सकता, ये जो है इंटरनेशनल रूट्स हैं, तो वो अपनी एक मरी जाता है। उसका क्लेम कोई नहीं है, बट वो कहता है कि भाई कोई इस पे किसी की मलकियत नहीं होनी चाहिए, ये इंटरनेशनल जोन्स हैं, ये फ्री होने चाहिए। और ये सारा आर्टिक रीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट बन रहा है। तो आर्टिक अगर रूट खुलता है तो ये सारा चौक पॉइंट्स वाली बात तो खत्म हो गई, इसकी अहमियत भी नहीं रहेगी, इसकी भी नहीं रहेगी, इसकी भी नहीं रहेगी, इसकी भी नहीं रहेगी, ये सारे मेन चौक पॉइंट्स तो आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आर्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा सारी चल रही है। अब आर्टिक सी रूट को और देखते हैं। ये सारा फिर ये यहाँ से दिखा दिया मैंने, ये देखिए। नॉर्दर्न सी रूट जो है रनिंग अलोंग रशियन आर्टिक कास्ट, एशिया को लिंक करता है, कनेक्ट एशिया विद ईस्ट एशिया से तो करेगा ही, हमें पूरा समझ आ गया जापान की तरफ। और फिर हम देखें इवन इंडिया तक जाता है, इंडिया को साथ मिला रहे हैं, दो रास्ते बन गए। एलएनजी एंड ऑयल यूज्ड फॉर एनर्जी शिपिंग, शॉर्टर रूट है, शॉर्टर देन स्विस कनाल फॉर सम एशियन। या सम एशियन से मुराद है आसियान रीजन, इंडिया ना ले लीजिएगा, इंडिया को वही स्विस कनाल वाला छोटा पड़ता है, बट स्विस कनाल आपके सामने है, होती बैठे हुए हैं गेट ऑफ मंदप पे, और स्विस कनाल पे रोज कोई ना कोई मसला बना रहता है, तो मिडल ईस्ट क्राइसिस उसके बीच में आ जाता है। अब आइस ब्रेकर बनाने की वजह से क्या हो गया, कीप द रूट ओपन फॉर लॉन्गर पीरियड, तकरीबन ये अब खुला ही रहेगा। और स्ट्रेटेजिक रूट है, गिव्स रशिया अनदर रूट टुवर्ड्स एशिया। ओवरऑल क्या है कि रशिया आर्टिक और नॉर्थ सी रूट को अब यूज करेगा एशिया के लिए, खासतौर पे आसियान रीजन के लिए। तो आप खुद इसकी सिग्निफिकेंस देख लें, और इसको एक अल्टरनेट रूट भी मिल गया है। तो कैसे इसने आउट ऑफ द बॉक्स अब ये चला है। रशिया न्यू ऑयल नेटवर्क क्या है, शेडो फ्लीट्स वो कर रहा है, ऑलरेडी डिस्कस हो गया कैसे होता है शेडो फ्लीट्स, के टैंकर्स बनाए जाते हैं जिन पे फेक नंबर लगे होते हैं मलेशिया वगैरह के। और ये न्यू ट्रेडर्स, अब उसने नए ताजर ढूंढ लिए हैं, नए ग्राहक ढूंढ लिए हैं। और वो बड़े बड़े कौन से हैं, इंडिया है, चाइना है, आसियान है, इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन गए हैं। वही इसके बड़े ग्राहक जो हैं, अब इससे जो सौदाबाजी कर रहे हैं इसके अच्छे ग्राहक, वो चाइना, इंडिया है। और इससे ज्यादातर क्या है, तेल खरीद के जाते हैं। पेमेंट्स जो है ये भी उनसे बड़ा अच्छा सलूक कर रहा है, लेस डिपेंडेंस है वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स पे, ये उनको बड़ी उधार पे भी दे देता है। बार्टर सिस्टम भी उनसे काट लेता है कि भाई यार ठीक है, तो मुझे ये चीज रखवा दो, तो खजूरें मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये तेल दे देता हूँ। अब लॉन्ग रूट्स का इम्पैक्ट तो आ रहा है, ट्रैंकल्स ट्रैवल फर्दर टू एशियन मार्केट्स। तो वही बात होगी कि अभी तक तो जो लाजमी बात है कि सी, वो जो है आइस ब्रेकर, वो होगा भी सही तो कॉस्ट तो आएगी ना, वो मजा तो नहीं है फिर भी। तो मेन गोल क्या है कि कीप रशियन ऑयल एक्सपोर्ट मूविंग डिस्पाइट सैंक्शंस। तो रशिया भी उनकी सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं कर रहा, और जो उसके जो नए ग्राहक हैं ये भी नहीं कर रहे, और काम चल रहा है। तो ओवरऑल क्या है, सैंक्शंस है, न्यू शिपिंग ये ट्रिक्स खेल रहा है, न्यू ये ग्राहक लेके आया है, और नए रास्ते तलाश कर रहा है। तो ये इसका नया ऑयल का है। अब हम देखते हैं कि न्यू ग्लोबल एनर्जी मैप क्या है।
पहले हमने देखा था वॉर से पहले रशिया और यूरोप बहुत अच्छा इसकी दुकान थी और बहुत अच्छे इसके ग्राहक थे। अब यूरोप डेवलप कर लिया है, हेविली डिपेंडेंट था, ये सारी उससे पाइपलाइन्स के ज़रिए से एनर्जी लेता था। तो अब वॉर के बाद क्या हुआ कि हम सारा समझ चुके हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया, एशिया, आसियान रीजन करीब आ गए हैं। यूरोप, नॉर्वे, यूएस का एलएनजी, कतर, अल्जीरिया, अज़रबैजान ये करीब आ गए हैं और एलएनजी बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई है। अब क्योंकि पाइपलाइन्स तो नहीं बिछाई जा सकती ना अमेरिका से लेके यहाँ तक, तो अब किससे आता है? वही एलएनजी, थर्मस की जो एग्ज़ाम्पल दी थी। एनर्जी रूट्स क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं, डाइवर्स हो गए हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो आया है ना यार। अब क्या इसका इम्पैक्ट आया ओवरऑल? रशिया टर्न किस तरफ कर गया? ईस्ट की तरफ। यूरोप किस तरफ टर्न कर गया? ग्लोब की तरफ। एक तरफ नहीं, अमेरिका की तरफ चला गया, अफ्रीका की तरफ चला गया, मिडल ईस्ट की तरफ चला गया, कॉक्सस रीजन की तरफ चला गया, अजरबैजान वगैरह की तरफ। देखो उसको मल्टीपल जाना पड़ रहा है, तो दोनों को पड़ी है ना डस्ट। तो ग्लोबल एनर्जी इम्पैक्ट क्या आया? एनर्जी रूट्स, ऑयल एंड गैस मूव टूवर्ड्स, नए रूट निकल आए हैं। एलएनजी जो है बिकम बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है, इसकी सिग्निफिकेंस। चाइना, इंडिया गेंड इंपॉर्टेंस, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। यूरोप जो है नए अपने वो दुकानदार उसने बना लिए हैं। एनर्जी प्राइसेस स्टेबिलिटी नहीं है, एनर्जी प्राइसेस तो बढ़ ही गई है ना इसी एक वॉर की वजह से। इसका पूरा इम्पैक्ट हम खुद देख रहे हैं। पुअर कंट्रीज ने बहुत ज्यादा से सफर किया है कि हाई एनर्जी कॉस्ट क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम। इसके लिए एक टर्म भी यूज होती है कि ये जो थे गरीब मुल्क वो चले गए हैं कोयले की तरफ, और जो अमीर मुल्क थे ये क्लीन एनर्जी की तरफ चले गए। तो एनर्जी पॉलिटिक्स क्या है? बिकम अ स्ट्रेटेजिक टूल। वही बात यहाँ पे है। इससे क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आया है? न्यू रूट्स आए हैं, नए बायर्स आए हैं, न्यू एनर्जी ऑर्डर आया है, अल्टरनेटिव सोर्सेज आए हैं, और ये जो रिच कंट्रीज है वो पुश्ड हो गए हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं? क्लीन एनर्जी की तरफ। और पुअर किसकी तरफ जा रहे हैं? अफ्रीकन वगैरह कंट्रीज की तरफ। उन बेचारों के पास तो है ही नहीं सोलर विंड, तो वो जा रहे हैं कोयले को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया यार दोबारा इस जंग की वजह से पीछे की तरफ जा रही है। पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आए हैं? वही जो पूरी दुनिया पे आए हैं। पाकिस्तान पे हाई एनर्जी कॉस्ट हो गया, ऑयल महंगा हो गया है, एलएनजी बहुत महंगी है। एलएनजी कैसे महंगी होगी? आपको कि इस वार का हमारे पे क्या इम्पैक्ट आया? तो एलएनजी सारी चली गई थी भाई आपकी। यहाँ बताता हूँ, एलएनजी पाकिस्तान स्ट्रगल टू बाय एलएनजी फ्रॉम कतर। अब कतर जो था इसकी राल टपकना शुरू हो गई थी। अब इसको तो नजर आ रहा था, इसको यूरोप ने बहुत ज्यादा डबल कीमत पे से एलएनजी दी। तो फिर जब पैसे की बात आ जाए तो फिर वो बड़ा भाईचारा तो नहीं होता। तो इसने भी कहा ठीक है, तो सारी सप्लाई इनकी चली गई थी यूरोप की तरफ, और पाकिस्तान को इन्होंने फिर खूह खाते रख दिया था। फिर पाकिस्तान पे बड़ा इम्पैक्ट आया। देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, तो जहां से पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे तो वहीं बेचेंगे ना। तो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आया था। पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि सारी यूरोप ने खरीद ली थी। और पाकिस्तान के अंदर जो गैस शॉर्टेज हुई उसमें देखो घरों पे कितना इम्पैक्ट आया है। हमारी इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कितनी इम्पैक्ट हुई थी गैस शॉर्टेज की वजह से। आप अपने बिल देख लो यार, हाई एनर्जी कॉस्ट, आपकी बिजली कितनी बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे कितना प्रेशर आया है, आपको कर्जे लेने पड़े हैं। तो रशियन ऑयल, पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल स्टार्ट करना शुरू किया, फेल हो गया। क्यों? आपकी रिफाइनरी नहीं बनी हुई उसके डिजाइन पे। न्यू सप्लायर्स, पाकिस्तान लुक फॉर न्यू एनर्जी सोर्सेस। हम भी एनर्जी सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। खुद देख लो कि हमने अपने घरों के बीच में सोलर लगाए। क्या 2000 यूक्रेन वॉर से पहले सोलर थे हमारे घरों पे? सोलर एनर्जी का शिफ्ट आया पाकिस्तान के अंदर और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, हर घर के बीच में है, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब बिजली। हैवीली डिपेंडेंट है सारे ऑन, हैवी डिपेंडेंस हो गई है ऑन इंपॉर्टेंट एनर्जी। सबको, हमें पाकिस्तान को भी समझ आ गई है कि अगर हम तेल पे रहेंगे, गैस पे रहेंगे तो चीज़ ठीक नहीं। हमने खुद भुगत लिया इस चीज़ को भी जिस तरह वर्ल्ड ने भुगता है। तो अब हम सोलर की तरफ जा रहे हैं, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। हाई प्राइसेस है, मोर प्रेशर है, एनर्जी शॉर्टेज है, डिवाइस डिवर्सिफिकेशन के अल्टरनेटिव सोर्सेस, वही सारी जो। रशिया लॉस्ट मच ऑफ इट्स रिच एनर्जी मार्केट। उसके ईर दोस्त उससे नाराज हो गए। यूरोप, उसने इम्प्रूव किया अपनी। वो जो अमीर दोस्त थे बिगड़े हुए, उन्होंने कुछ अपने पैरों पे खड़े हुए, कुछ रिफॉर्म्स की, बट उनको इस टाइम उनकी अय्याशी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उनका जो था सस्ती गैस जो मिलती थी अब नहीं है। तो हर घर के अंदर उनका भी इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स क्या था, इसको फायदा हुआ। चौधरी साहब जो थे, एलएनजी इसकी जो बिकी,
ये कौन सा कोई वहां बैठा हुआ था, तो बड़ा दूर बैठा हुआ है, और यूरोप इसका खरीदार बन गया, इसने उन्हीं को बेचनी शुरू कर दी। इंडिया चाइना इनको बड़ा फायदा हुआ है, इसको डिस्काउंटेड ये जो है बड़ा करीब लाने के लिए ऑयल भी दे रहा है, तो इनको तो इनकी तो चांदी चांदी होगी। और डिपेंडेंस शिफ्ट हो गया, वही बात है कि यूरोप अ, नाराज हो चुका है, रशिया से निकल चुका है और दूसरे सप्लायर्स की तरफ चला गया है ग्लोबली। और दोनों साइड्स अगर देखो तो यार लॉस हुआ है, रशिया का गाहक चला गया, सॉरी, और यूरोप की दुकान चली गई है, दोनों ने इसकी कॉस्ट पे की है। तो मेन लेसन क्या है कि एनर्जी डिपेंडेंस कैन बिकम अ सिक्योरिटी रिस्क जो बन गया, और ओवरऑल क्या है कि रशिया लॉस्ट, यूरोप यूरोप को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, न्यू प्लेयर्स जो है अब उनकी बल्ले बल्ले हुई हुई है। फ्यूचर ऑफ रशिया यूरोप रिलेशंस हम देख लेते हैं कि ओल्ड पार्टनरशिप, ये वैसे आया भी है सवाल लगाने 2-3 साल पहले कि इनके बताएं, तो यही सारा चीजें आपने बीच में लिखनी है। अनलाइकली टू फुली रिटर्न, अब वापस नहीं आ सकते यार, क्योंकि पाइपलाइंस टूट चुकी हैं, कैसे बनेंगी, बात खत्म हो चुकी है यार, बहुत बड़ा अपशगुन बन चुका है। रशियन गैस लिमिटेड ट्रेड में रिटर्न थोड़ी सी हो सकती है, वही जो नॉर्थ फोर्थ वाली है उसका सर्टिफिकेट ज्यादा दे देगा, ओके एक चाल पड़ेगी, बट वो बात तो नहीं रहेगी, 3 बड़ी उड़ गई हुई है, अब वो रिपेयर भी नहीं हो सकती। चाइना इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, यूरोप एलएनजी यूएस अदर सप्लायर्स अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इन पर बड़ा डिपेंडेंट हो गया, पहले भी डिपेंडेंट था नेटो की वजह से, अब तो एनर्जी की वजह से इस पर डिपेंडेंट हो गया। क्लीन एनर्जी, यूरोप यूरोप विल कंटिन्यू सोलर, ये एक सोल्यूशन है, पॉजिटिव भी इसमें से निकला है, और विंड की तरफ जा रहे हैं। आर्टिक रूट बड़ी अहमियत हासिल कर गया, तो आप खुद देख लो कि आर्टिक के ऊपर अब नई वर्ल्ड वॉर लगता है हो गई, क्योंकि 8 प्लेयर आ गए हैं वहां पे। रशिया विल डेवलप रूट्स टूवर्ड्स, वो जो आर्टिक बना रहे हैं, जो कौन कौन बना रहा है, रशिया और चाइना मिलके। मेन रिस्क क्या है इसका, न्यू कन्फ्लिक्ट्स अब आएंगे आर्टिक की वजह से, एनर्जी की वजह से, इसकी प्राइसेस की वजह से, खासतौर पे आर्टिक की वजह से, जो हमने प्लेयर्स देख लिया, डेनमार्क है, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, यूरोप ग्लोब की तरफ गया है, डाइवर्सिफिकेशन हुई है, वही बात है, यूरोप रशिया ईस्ट की तरफ चला गया, दोनों दोस्त नाराज हो गए। कंक्लूजन क्या है, बिफोर वॉर रशिया यूरोप एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, खत्म दोस्ती। एनर्जी बिकम अ पॉलिटिकल वेपन, पूरा डिस्कस हो गया। यूरोप रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, यूरोप पहले बिगड़ा हुआ था, उसको सस्ती चीजें मिल रही थी, तो वही है कि अब उसको एफर्ट करनी पड़ रही है। रशिया क्या है, शिफ्ट हो गया है एशिया की तरफ, और वर्ल्ड क्या है, एनर्जी रूट्स सप्लाई पूरी चेंज हो गई है वर्ल्ड की, और जो उसके बाद फर्दर वार्स हुई हैं उन्होंने फर्दर बेड़ा कर करके रख दिया, जो बाकी चौक पॉइंट्स थे उनका। लेसन क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी इज ओवर नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं, उम्मीद है ये टॉपिक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये टॉपिक जो है अब आप पूरे तरीके से समझ गए होंगे। तो थैंक यू जी, और अब इसको यहाँ खत्म करते हैं।